आशा देवी की 5 बहुएं थीं। नीलम, अन्वी, कोमल, राधा और काजल। आशा देवी अपनी 5 बहुओं से बहुत खुश थी, और खुश होती भी क्यों ना, आखिर उसकी 5 बहुएं इतनी संस्कारी जो थीं। 5 बहू होने के बाद भी आशा देवी का ढाबा आज भी बिल्कुल पहले की तरह ही चल रहा था। पर वो कहते हैं ना कि जहाँ 4 बर्तन होते हैं वहाँ खनखनाहट तो होती ही है। मेरा काम रोटी बनाने का है। वैसे कोमल, अन्वी, तुम दोनों से बिल्कुल भी रोटी नहीं बनाई जाती ना। सोचो अगर सबसे मुश्किल काम तुम्हें मिल जाता तो तुम दोनों का क्या हाल होता। दीदी, माना कि आप पूरे दिन रोटी बनाती रहती हो और पूरे दिन एक ही जगह पर खड़े होकर रोटी बनाना कोई मामूली बात भी नहीं है। पर आप ये भी मत भूलिए कि आपकी अगर 4 देवरानियां ना होती तो आप मजे से रोटी ना बना पाती, क्योंकि आप तो सिर्फ रोटी बनाने का काम करते और हम चारों को तो कई सारे काम करने होते हैं। अच्छा ठीक है, अगर इन छोटे मोटे कामों को तुम काम की गिनती में गिन रही हो तो हाँ, कर लेती हो तुम चारों भी थोड़ा बहुत मेहनत का काम। खैर, मैं तो चली अपनी रोटियां बनाने। नीलम पूरे दिन अकेले खड़े होकर रोटियां बनाया करती थी और किसी भी कस्टमर की शिकायत नहीं आती थी। इस बात का घमंड नीलम को काफी ज्यादा था और इसीलिए वो अपना घमंड हर किसी को दिखाया करती। पर आशा देवी की बाकी 4 बहुओं में जरा भी घमंड नहीं था। हालांकि आशा भी नीलम की इन हरकतों से परेशान हो चुकी थी। ऐसे ही एक दिन अन्वी, कोमल, काजल और राधा से बोलती है, कोमल, राधा, काजल, नीलम दीदी का घमंड तो बढ़ता ही जा रहा है। कोई ऐसा ना हो कि दीदी का घमंड एक दिन इतना ज्यादा बढ़ जाए कि हम 5 बहुओं में तकरार हो जाए। हम 5 बहुओं में तकरार हो और माँ जी का दिल टूटे, उससे पहले हमें मिलकर दीदी का घमंड तोड़ना होगा। सही बोल रही हो तुम दीदी। पता नहीं बार बार नीलम दीदी क्यों बोल जाती है कि रोटी के अलावा भी और कोई काम वो करती नहीं है, और कभी उनकी तबीयत खराब हो जाती है तो उनके बदले का काम आप और मैं भी तो संभालते हैं। घर में सबको बहुत अच्छे से पता है कि कोमल दीदी की तबीयत सच में खराब होती है या सिर्फ वो बहाना बनाती हैं। इस तरह से अब आशा देवी की चारों बहू नीलम को रास्ते पर लाने का एक प्लान बनाती हैं। अरे बहुओं, कहाँ रह गई आज? सुबह के 6 बज गए, ढाबा नहीं खोलना है क्या? माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है आपको ये कहते हुए कि आज मैं ढाबे पर नहीं जा पाऊंगी क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अगर ऐसी बात है बहू तो तू आराम कर ले। इस तरह से अन्वी आराम करने के लिए घर में ही रुक जाती है। अब आशा देवी अपनी चारों बहुओं के साथ ढाबे पर जाती हैं। अन्वी का काम ढाबे की साफ सफाई करना और कस्टमर को खाना देने का था, जो कि आज नीलम को करना पड़ता है। नीलम रोटियां बनाने के साथ साथ ग्राहकों को भी देख रही थी कि तभी कोमल, बहू, तू आज बार बार इतना वॉशरूम क्यों जा रही है? अगर तू वॉशरूम में ही बैठी रहेगी तो यहाँ दाल में तड़का कौन लगाएगा और बर्तन कौन साफ करेगा? माफ करना माँ जी, पर मुझे कल रात से उल्टियाँ हो रही है और बार बार पेट में गुड़गुड़ भी हो रहा है। मैंने सोचा आपको बता दूं, पर जब मैंने देखा कि अन्वी दीदी आज घर में है, तो मैं आपके साथ आ गई। पर अब मुझे लगता है कि मुझे भी आराम की सख्त जरूरत है। इस तरह से कोमल भी बहाना मारकर घर चली जाती है। अब नीलम, राधा और काजल के साथ ढाबे पर अकेली होती है। सारा काम उन तीनों के कंधे पर था, इसीलिए आज सासू माँ बिल के काम के साथ साथ उन तीनों की मदद करवाती हैं। हाँ ना हो, काम न करने के इन दोनों ने बहाने मारे हैं। मैं एक काम करती हूँ, अपने कानों में लीड लगाकर बैठ जाती हूँ, फिर मुझे किसी की आवाज सुनाई नहीं देगी और मैं आराम से अपनी रोटियां बनाऊंगी। जब ऑर्डर आएगा तब आएगा। इस तरह से नीलम फोन में इतनी व्यस्त हो जाती है कि ऑर्डर पर ध्यान ही नहीं देती। इस तरह से कई सारे ग्राहक इंतजार कर कर के वापस चले जाते हैं और कुछ तो आशा देवी को सुना भी जाते हैं। अरे मैडम, कैसी सर्विस है तुम्हारे ढाबे की? मैं कब से ऑर्डर दे रखा है, तुम्हारी बहू फोन में इतनी व्यस्त है कि मेरा ऑर्डर भी उसे सुनाई नहीं दे रहा। अगर तुम्हारी बहुओं से काम नहीं हो रहा है तो 2-4 आदमी क्यों नहीं रख लेती तुम? जली हुई रोटियां खिला रही हो किसी को कच्ची। मुझे नहीं खाना तुम्हारे ढाबे का खाना। हाँ, अरे नहीं नहीं भाई साहब, ऐसे मत जाइए, अभी आपका 2 मिनट में ऑर्डर लेकर आती हूँ। आशा उस आदमी से काफी विनती करती है, पर फिर भी वो आदमी वहां से चला जाता है। अब अगले दिन भी कुछ ऐसा ही होता है और इस तरह से एक हफ्ता निकल जाता है और अब ढाबे पर कस्टमर आना कम हो जाते हैं और आशा देवी की 5 बहुओं में ढाबे के काम को लेकर फूट पड़ने लगती है।
नीलम दीदी, आप मेरा मुंह तो खुलवाइए मत। आपकी वजह से कंप्लेंट पे कंप्लेंट आती है। अगर आप अपना काम सही से नहीं करोगी तो मैं भी अपना काम सही से नहीं करूंगी। सारा दोष मुझे क्यों दे रही हो? अगर दोषी बोलना तो उस अन्वी और कोमल को जाकर बोलो। उन्हीं के हिस्से का काम तुझे और मुझे करना पड़ रहा है, और इसी वजह से कभी रोटी जल जाती है तो कभी कच्ची रह जाती है, या तो फिर कभी ऑर्डर की रोटियां पूरी नहीं हो पाती। मैडम माफ करना, आप दोनों की लड़ाई के बीच आकर बोल रहा हूँ, पर मैं काफी देर से यहाँ खड़ा हूँ। ऑर्डर दिए मुझे आधे घंटे से ऊपर हो चुके हैं। अगर आप मुझे मेरा ऑर्डर नहीं दे सकती तो बता दीजिए, मुझे वैसे भी लेट हो रहा है, मैं किसी और ढाबे पर जाकर खा लूंगा। माफ करना सर, हमारी लड़ाई की वजह से आपका ऑर्डर रह गया। अब मैं अभी आपका ऑर्डर सीट पर लेकर आती हूँ, आप बैठ जाइए। ओके मैडम। राधा उस समय तो बात को संभाल लेती है, पर नीलम उसे इतना परेशान करती है कि वो गुस्से में ढाबे का काम आधा अधूरा छोड़कर घर चली जाती है। ये सब देखकर आशा के दिल को बहुत ठेस पहुंचती है, और इसीलिए आशा ठान लेती है कि वो अपनी 5 बहुओं को पहले समझाएगी, और अगर फिर भी उसकी बहुएं ना समझती तो उन 5 को अलग कर देगी। ये सोचकर अब आशा देवी रात को अपने बहुओं के साथ अपने घर जाती है, और जहाँ वो अपनी बहुओं को फटकार लगाते हुए कहती है, बहुओं, आज तुम 5 ने जो किया है वो तुम्हारी पहली और आखिरी गलती थी, इसीलिए मैं तुम्हें सजा नहीं दे रही। पर अगर आगे से तुम लोगों ने ऐसा कुछ भी किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। माँ जी, कैसी गलती? मैंने तो कुछ नहीं किया। आप बेकारी अनवी और कोमल का गुस्सा मुझ पर उतार रही हैं। अभी तो तुम चुप रहो नीलम, सारी गलती तुम्हारी है। तुम्हें ही लाइन पर लाने के लिए अनवी और कोमल ने ये फैसला लिया कि वो आज ढाबे पर नहीं जाएंगे। उन्हें लगता था कि जब उनके हिस्से का काम भी तुम कर लोगे तो तुम्हें अकल आएगी, पर तुम्हें अकल आने की बात तो दूर है, तुम्हें तो अपनी गलती का एहसास भी नहीं। तुम जानबूझकर फोन काम के समय चलाते हो, वो भी कानों में लीड लगाकर, ताकि कोई कस्टमर तुम्हें डिस्टर्ब ना कर सके। इस तरह से तुम अपने काम से तो बच गई, पर तुम नहीं जानती कि मेरा कितना नुकसान हुआ है। हमें माफ कर दीजिए माँ जी, हम ये गलती अब कभी दोबारा नहीं दोहराएंगे। मैंने तुम 5 को माफ किया, पर अगर अब से कभी ऐसा हुआ तो मैं भूल जाऊंगी कि तुम 5 बहुओं ने कभी मेरा ढाबा संभाल रखा था। अगर फिर तुम में से किसी ने इस तरह की हरकतें की तो मैं तुम्हें ढाबे के हिस्से से बेदखल कर दूंगी, समझी? आशा का ये फैसला सुनकर उसकी 5 बहुएं लाइन पर आ जाती हैं, जिसके बाद नीलम कभी भी अनवी, कोमल, राधा और काजल के साथ हरकतें नहीं करती। अब नीलम भी मन लगाकर ढाबे में अपना योगदान देती है, और इस तरह से एक बार फिर आशा का ढाबा अच्छे से चलने लगता है, वो भी बिना किसी शिकायत के। बीना अपने पूरे गांव में अपने काम के लिए बड़ी फेमस थी। ऐसा कोई काम नहीं था जो बीना ना कर सके, और सभी काम इतनी सफाई और इतनी जल्दी करती थी कि सारा गांव हैरान था। लेकिन बीना जितनी गुनी थी उतनी ही बदसूरत। ऐसे ही एक दिन राहुल अपनी माँ के साथ बीना को देखने आता है, और बीना को देखते ही राहुल का मुंह बन जाता है। पर राहुल की माँ तारा बीना को पहली ही नजर में पसंद कर लेती है। अरे बहन, मुझे तो आपकी लड़की में कोई खोट नजर नहीं आ रही। आपकी लड़की तो सच में बहुत ही सुंदर है। मुझे तो अपने राहुल के लिए आपकी बीना बहुत पसंद है। आप तो बस जल्दी से चट मंगनी पट्टे ब्याह करने की तैयारी करिए। पर माँ, मुझे ये लड़की नहीं पसंद। आप खुद देखो, ये बिल्कुल भी सुंदर नहीं है। सब मेरा मजाक बनाएंगे। राहुल बेटा, ऐसा नहीं बोलते। वैसे भी हमें कभी किसी की शक्ल नहीं बल्कि उसकी सीरत देखनी चाहिए। तुझे नहीं पता, जब मेरी शादी तेरे पिताजी से हुई थी ना, तब मैं भी बहुत बदसूरत थी, लेकिन फिर भी तेरे पिताजी ने मुझसे शादी करी। पर माँ, चुपचाप यहाँ बैठा रहे। मुझे अपने घर के लिए लक्ष्मी चाहिए, और मैंने बीना के बारे में बहुत सुना है। जितना सुना है उस हिसाब से बीना मेरे घर के लिए बहुत ठीक है। इस तरह से तारा अपने बेटे की बात को काट कर रिश्ता पक्का कर देती है, और बहुत जल्द बीना की शादी राहुल से हो जाती है। शादी होने के बाद जब बीना अपने पति के कमरे में उसके आने का इंतजार कर रही होती है, तो राहुल कमरे में आकर उसे कहता है, देखो बीना, मैं इस शादी को नहीं मानता। मुझे थोड़ा समय दो ताकि मैं तुम्हें समझ सकूं। मैंने जब तुम्हें पहली बार देखा था तब तुम मुझे पसंद नहीं आई थी, और ये शादी माँ ने जबरदस्ती करवाई है। इसलिए अगर तुम चाहती हो कि तुम मेरे कमरे के साथ मेरे दिल में भी जगह बनाओ, तो तुम्हें 10 दिनों तक वो सब काम करने होंगे जो मैं कहूँगा। आप मेरे पति हैं, और एक पत्नी का धर्म होता है कि अपने पति की सारी बात माने।
इसीलिए मुझे आपकी सारी शर्त और सारा काम मंजूर है। तो फिर ठीक है, मैंने तुम्हारे गांव में तुम्हारे काम की बहुत प्रशंसा सुनी है। यहाँ तक कि लोग तो कहते हैं कि शायद देवी माँ ने तुम्हें आशीर्वाद में 5 हाथ दिए हैं, क्योंकि तुम सुंदर नहीं हो इसलिए तुम्हें इतना बड़ा आशीर्वाद मिला है। शायद इसी वजह से तुम सारे काम इतनी जल्दी कर लेती हो, पर आज तक कभी किसी ने तुम्हारे 5 हाथ देखे नहीं है। लोगों का क्या है राहुल जी, वो तो बस बातें बनाते हैं। डिपेंड तो हम पर करता है कि हम सामने वाले पर कितना विश्वास करते हैं। पर आपकी बातों से साफ साफ पता चल रहा है कि आपको मेरी या गांव वालों की किसी की भी बात पर विश्वास नहीं है। खैर, मेरी शर्त यह है कि 10 दिनों तक घर में कोई नौकर नहीं आएगा और मेरी माँ घर का कोई काम नहीं करेगी। तुम घर के काम के साथ साथ बच्चे और मेरे ऑफिस का काम भी संभालोगी, वो भी घर पर अकेली रहकर, बिना माँ की मदद लिए। राहुल की ये सब बातें सुनकर बीना को जरा भी डर नहीं लगता और वो बड़े ही प्यार से मुस्कुराते हुए राहुल से कहती है, ठीक है राहुल जी, मुझे आपकी सारी शर्त मंजूर है, पर मेरी भी एक शर्त है। इन 10 दिनों में मैं आपकी सभी बातें मानूंगी, पर मैं जब कोई काम करूंगी तो मेरे साथ कोई नहीं होना चाहिए। ये काम मैं अपने हिसाब से करूंगी, एक कमरे में रहकर। तुम्हें अपना काम जैसे करना है करो, बस याद रखना कि तुम इसमें किसी से भी किसी भी तरह की कोई मदद नहीं लोगी। और दूसरा, अगर तुम फेल हो गई तो 10 दिन बाद तुम मुझे खुद छोड़कर चली जाओगी। इस तरह से अपनी शादी के पहले ही दिन बीना को इतनी बड़ी चुनौती मिल जाती है और अगले ही दिन से बीना अपने काम पर लग जाती है, जहाँ वह सुबह के 5 बजे उठती है, जब घर में सब सो रहे होते हैं। घर में किसी को ना पाकर बीना अपने 5 हाथ प्रकट करती है और अपने 5 हाथों की मदद से घर का सारा काम कर लेती है। जब तक राहुल की आंखें खुलती तब तक घर का सारा काम हुआ देख राहुल की आंखें फटी रह जाती है, जिसके बाद राहुल अपने ऑफिस का सारा काम बीना को दे जाता है, साथ ही गली के कुछ छोटे बच्चों को भी उसके पास छोड़ जाता है। ये सब देख तारा बीना से कहती है, बहू, इतनी सारी ऑफिस की फाइल, ये सारी फाइल तो राहुल की है और मोहल्ले के सारे छोटे बच्चे हमारे घर में क्यों हैं? और तू अकेले इतना सारा काम तो नहीं कर पाएगी ना? ला, मुझे बता, मैं तेरी मदद करा देती हूँ। नहीं नहीं माँ जी, आप रहने दीजिए और जाकर आराम कीजिए। वैसे भी राहुल जी ने शादी की पहली रात को गिफ्ट के तौर पर मुझे चुनौती दी है। अगर मैं इन 10 दिन में इस चुनौतियों को पार नहीं कर सकी तो मुझे इस घर की दहलीज को पार करना पड़ेगा, और मैं नहीं चाहती कि मैं इस घर को या राहुल जी को छोड़कर जाऊं। इस तरह से बीना सारी बात तारा को बताती है। अपनी बेटी की शर्त सुनकर तारा को बहुत गुस्सा आता है और रात को जब राहुल घर आता है तो तारा राहुल से कहती है, राहुल बेटा, ये कैसी शर्त है? बीना बहू भी हमारी तरह इंसान है, भगवान ने उसको भी 2 हाथ दिए हैं, भला वो इतना सारा काम कैसे कर पाएगी? तूने क्या सोच के ये सब किया? माँ, आपने ही तो मुझसे कहा था कि बीना अपने पूरे गांव में फेमस है। कहा जाता है कि देवी माँ उसके साथ है और देवी माँ ने उसे 5 हाथ दिए हैं। अगर ये बात सच है तो बीना के लिए कोई भी काम बड़ा कैसे हुआ? बस यही जानने के लिए मैंने बीना को ये चुनौती दी है। इतना बोलकर राहुल वहाँ से चला जाता है और तारा चाहकर भी बीना की मदद नहीं कर पाती, पर बीना अपनी देवी माँ के आशीर्वाद से और अपने 5 हाथ से सभी कामों को बड़े ही आराम से कर लेती है। इस तरह से 9 दिन बीत जाते हैं और राहुल को समझ नहीं आता कि आखिर वो बीना को अपनी दी हुई चुनौतियों में कैसे हराए ताकि उसका पीछा बीना से छूट सके। और इसलिए 10वें दिन वो अचानक से अपने घर में एक छोटी सी पार्टी रखता है और बीना से कहता है, बीना, अभी शाम के 5 बज रहे हैं, रात के 8 बजे 200 लोग आएंगे। आज मैंने हमारी शादी की पार्टी दी है, इसलिए उन 200 लोगों का खाना तुम्हें अकेले ही बनाना है। इतना बोलकर राहुल वहाँ से चला जाता है और बीना अपने काम पर लग जाती है। अब बीना अकेले किचन में 200 लोगों का खाना बना रही होती है और तभी राहुल खुद से कहता है, आज मैं घर पर हूँ, आज मेरे पास सुनहरा मौका है, आखिर मैं भी तो देखूं इसके बारे में जो अफवाह फैली है वो सच है या झूठ। इस तरह से राहुल अब किचन में जाता है, जहाँ वो बीना को उसके 5 हाथों के साथ काम करता हुआ देखता है। ये देखकर राहुल के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है, जिसके बाद राहुल बीना से कहता है, बीना, गांव वाले तुम्हारे बारे में जो बात करते हैं वो सब सच है। मैं तुमसे नफरत करता रहा, तुम्हारी बदसूरती देखता रहा, जबकि भगवान जी का स्वयं तुम पर हाथ है और ऐसी लड़की मुझे मिली है जिसके आने से मेरी जिंदगी में सब कुछ अच्छा ही हो रहा है। पर फिर भी मैंने तुम्हारी कदर नहीं करी
मुझे माफ कर दो। राहुल जी, आपने मुझे अपना लिया, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। और देखो, मैंने आपकी चुनौतियों को भी पास कर लिया है। चलिए अब चलकर सभी मेहमानों को खाना खाने के लिए कह दीजिए। इस तरह से राहुल बीना को अपना लेता है और घर आए सभी मेहमानों को अपनी शादी की पार्टी देता है, जिसके बाद राहुल बीना के साथ खुशहाल जिंदगी जीने लगता है और बीना अपने 5 हाथों से इसी तरह से सबकी मदद करती है, वो भी बिना किसी को बताए। चुड़ैलों की दुनिया, एक अजीब सी दिखने वाली दुनिया जहाँ चारों तरफ आग ही आग थी। जहाँ कुछ कंकाल डांस कर रहे होते हैं तो वहीं कुछ चुड़ैलें आपस में चुगलियां कर रही होती है। तभी चुड़ैलों की दुनिया में एक नई आत्मा आती है। उस नई आत्मा को अपनी दुनिया में आता देख सभी चुड़ैल बहुत खुश हो जाती है और एक चुड़ैल दूसरी चुड़ैल से बोलती है, ये देखो ममता चुड़ैल बहन, हमारी चुड़ैलों की दुनिया में एक और नई प्रेत आत्मा आई है जो हमारे साथ रहकर चुड़ैल बनेगी। अगर ऐसा है तो बताओ अपना आइडिया, क्या खिचड़ी पक रही है तुम्हारे दिमाग में? हम सीनियर हैं और ये आत्मा फ्रेशर, और जब फ्रेशर आत्मा चुड़ैल की दुनिया में चुड़ैल बनने आई तो क्यों ना उसको थोड़ा सा परेशान किया जाए, उसका टेस्ट लिया जाए। मान गए ममता चुड़ैल बहन हम तुम्हें, तुम्हारा दिमाग सच में शैतानों की तरह चलता है। ऐसे ही थोड़ी ना मैं तुम सब चुड़ैलों की सीनियर हूँ। तो चलो अब हम इस नई आत्मा की रैगिंग करें। इतना बोलकर ममता चुड़ैल अपने साथ कुछ चुड़ैलों को जमा करती है और उस भोली भाली आत्मा के पास जाकर बोलती है, फ्रेशर हो चुड़ैलों की दुनिया में? हाँ, मैं अभी अभी मरकर पृथ्वी लोक से चुड़ैलों की दुनिया में आई हूँ चुड़ैल बनने। हम इंटरेस्टेड नहीं है तुम्हारी कहानी जानने में कि तुम्हारे साथ क्या हुआ और तुम कैसे मरी। यहाँ जितनी भी चुड़ैल देख रही हो ना, ये सब मरकर ही आई है यहाँ पर, और इन सभी को मैंने ट्रेन किया है। तो कुछ दिन तुम्हें वैसा ही करना होगा जैसा मैं बोलूं। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हें इस चुड़ैलों की दुनिया से निकाल दिया जाएगा। उसके बाद तुम एक भटकती हुई आत्मा बन जाओगी जो धरती लोक पर ही भूखी प्यासी भटकती रहोगी। नहीं, मैं उस दुनिया में वापस नहीं जाना चाहती। मुझे उस दुनिया में अपने घर वालों से नफरत है, इसलिए तुम जो बोलोगे, जैसा बोलोगी मैं वो करूंगी। बस मुझे चुड़ैलों की दुनिया में रहने दो। आत्मा की ये बात सुनकर वहाँ खड़ी सारी चुड़ैलें जोर जोर से हंसने लगती हैं, जिसके बाद ममता चुड़ैल चुड़ैलों की दुनिया में आई नई आत्मा से बोलती है, सामने आग जलती हुई दिखाई दे रही है तुम्हें? उस आग के अंदर जाना है और उस आग के अंदर जो खून का पानी है जिसे पीकर हम चुड़ैलें अपनी प्यास बुझाती हैं, तुम्हें वहां जाकर वो पानी हमारे लिए लाना होगा। क्या? उस आग के अंदर से मुझे तुम सबके लिए खून लाना होगा? पर मैं उस आग में नहीं जा सकती, मैं जलकर मर गई तो? डफर आत्मा, तुम पहले ही मर चुके हो, इसीलिए तो चुड़ैलों की दुनिया में आई हूँ। और वैसे भी अभी तुम्हारे पास शैतानी शक्ति नहीं है, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम उस आग में जलकर जलोगी नहीं। इसलिए आप चुपचाप से जाओ और उस आग के अंदर से हमारे पीने के लिए खून लेकर आओ। मैं अभी लेकर आती हूँ। इतना बोलकर वो आत्मा आग के अंदर जाती है और सभी चुड़ैलों के लिए खून लेकर आती है, जिसे पीने के बाद सभी चुड़ैल अपनी प्यास बुझाती है। अब ममता एक बार फिर उस नई आत्मा से बोलती है, हम सभी चुड़ैलों को भूख लगी है और नियम के अनुसार चुड़ैलों की दुनिया में जो भी नई आत्मा आती है वो चुड़ैलों की भूख शांत करने के लिए पृथ्वी लोक पर जाकर इंसान या फिर इंसानी मांस लेकर आती है। पर मैं धरती पर वापस नहीं जाना चाहती, इसीलिए तो मैं चुड़ैलों की दुनिया में चुड़ैल बनने के लिए आई हूँ, ताकि चुड़ैल बनकर मैं अपने कातिलों से अपनी मौत का बदला ले सकूं। जाना तो तुम्हें पड़ेगा ही, चाहे तुम रो कर जाओ या हंस कर। अगर तुम नहीं गई तो तुम्हें यहाँ से निष्कासित कर दिया जाएगा। अगर तुम्हें चुड़ैल वाली शैतानी शक्तियाँ चाहिए तो तुम्हें हम सभी चुड़ैलों की भूख शांत करनी पड़ेगी। इसीलिए धरती पर जाओ और किसी भी एक इंसान को अपने साथ उठाकर यहाँ ले आओ, बाकी का काम हम खुद कर लेंगे। इतना बोलकर सभी चुड़ैलें वहाँ से चली जाती हैं और अपने अपने कामों में लग जाती हैं। अब ना चाहते हुए भी उस चुड़ैल की आत्मा को धरती पर जाना ही पड़ता है। धरती पर जाने के बाद वो अपने ससुराल जाती है और जहाँ वो अपने पति को किसी दूसरी औरत के साथ देखती है। ये देखते ही
उसका खून खौल उठता है और वो किसी और इंसान का शिकार ना करके अपने पति को चुड़ैलों की दुनिया में ले जाती है और ममता के कदमों में पटक देती है और ममता से बोलती है, ये मेरा पति है और मैं चाहती हूँ कि तुम सभी चुड़ैल आज इसे खाकर अपनी भूख शांत करो। ये देख ममता चुड़ैल और बाकी चुड़ैलों को बड़ी हैरानी होती है, जिसके बाद ममता चुड़ैल आत्मा से बोलती है, ये तुम्हारा पति है और तुम पहले ही दिन अपने बढ़ाना चाहती हूँ। कैसी औरत हो तुम, अपने पति से प्यार नहीं है क्या? मुझे इस आदमी से बहुत प्यार था, परंतु अब नहीं है। अब मैं इसकी खून की प्यासी हूँ। इसके बाद मैं इसके माँ बाप को भी मार डालूंगी। बस एक बार मुझे चुड़ैलों की शक्तियाँ मिल जाए। क्या हुआ था तुम्हारे साथ? मैंने इस आदमी को अपनी जान से बढ़कर प्यार किया, इतना माना। इसके माता पिता को मैंने अपनी माता पिता का दर्जा दिया, उनकी सेवा करी, पूजा की, और बदले में इन तीनों ने क्या किया? मैं उनको औलाद नहीं दे पाई तो इन तीनों ने मिलकर मुझे जिंदा जला दिया। बस इसीलिए मैं इन तीनों के खून की प्यासी हूँ। जब तक मैं इन्हें खत्म नहीं कर दूंगी, मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। इसीलिए मुझे चुड़ैलों की शक्तियाँ चाहिए, ताकि मैं इन लोगों को वही दर्दनाक मौत दे सकूं जो इन्होंने मुझे दी थी। तुम ऐसा नहीं कर सकती। देखो, मैं तुम्हारा पति हूँ, मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे जाने दो। जाएगा तो दुनिया से ही जाएगा, चुड़ैलों के पेट में। अब आप लोग सभी इसे मार कर खा सकते हो। आज मुझे भूख नहीं है, इसलिए मैं खाना नहीं खाऊंगी। हम सारी चुड़ैलें तुम्हारे दर्द को समझ सकती हैं, क्योंकि हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। अब तुम चिंता मत करो, हम सब चुड़ैलें तुम्हारे साथ हैं और तुम्हें जैसे ही चुड़ैलों की शक्तियाँ मिलेंगी, हम सभी चुड़ैलें तुम्हारे साथ इंसानी दुनिया में जाएंगे और तुम्हारी सास और ससुर को खत्म कर देंगे। पर अभी हम सभी चुड़ैलों को बहुत भूख लग गई है। तो ममता चुड़ैल, जल्दी से ऑर्डर दे दीजिए ताकि हम सब इस इंसान के टुकड़े टुकड़े कर इसे खा सकें। ममता के एक इशारे पर सारी चुड़ैलें उस आदमी पर टूट पड़ती हैं और उसके छोटे छोटे टुकड़े कर खा जाती हैं। बहुत जल्द अब उस आत्मा को भी चुड़ैल वाली शक्तियाँ मिल जाती हैं। वो भी एक चुड़ैल बन जाती है। चुड़ैल बनने के बाद सभी चुड़ैल आत्मा के साथ धरती लोक पर जाती हैं, जहाँ नई चुड़ैल के सास ससुर अपने घर में इतनी सारी चुड़ैल को देखकर चुड़ैलों से बोलते हैं, हे भगवान, इतनी सारी चुड़ैल, हे प्रभु हमें बचा ले, नहीं तो ये चुड़ैलें हमें मार कर खा जाएंगी। अरे शांति, इन चुड़ैलों में से तो एक चुड़ैल अपनी बहू भी है, जिसे हमने जिंदा जलाकर मारा था। लगता है ये अपनी सहेलियों के साथ आई है हमें मारने के लिए। बिल्कुल सही पकड़ा तूने बुड्ढे, अब मरने के लिए तैयार हो जा। बहरो, मार डालो इन दोनों को। ऑर्डर मिलते ही सभी चुड़ैल उन दोनों को पकड़कर अपने साथ चुड़ैलों की दुनिया में ले आती है और उन्हें भी मारकर उनके छोटे छोटे टुकड़े कर खा जाती है। इस तरह से उस आत्मा को शांति मिल जाती है और वो चुड़ैलों की दुनिया में चुड़ैलों के साथ रहने लगती है।